क्वेश्चन है कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। पहले तो तुमको समझना पड़ेगा ये कंपोजिशन हुआ ये डायरेक्शन हुआ, तो दो अलग क्वेश्चन है। पहले मैं तुमको बताऊं कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब तुम जो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, कौन से प्रकार के तुम्हारे गुड्स एंड सर्विसेज है उसको कंपोजिशन बोलते हैं। डायरेक्शन का मीनिंग इन लोगों ने आगे दिया है, मीन्स कौन से देश को अपन ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसका बारे में है। लेकिन डायरेक्शन अलग अगला क्वेश्चन है, या अलग क्वेश्चन है, तो वो मैं अभी नहीं चर्चा करूंगा, हम कंपोजिशन में है। सो पिछले 70 साल में कंप्लीट चेंज हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ। तुम 70-80 साल पीछे चले जाओगे इंडिपेंडेंस के पास, तो अपने पास था ही क्या एग्रीकल्चर गुड्स के अलावा। एक्सपोर्ट करने में एग्री गुड्स के अलावा हम एक्सपोर्ट क्या कर सकते थे। तो आज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम है, तुम्हारा आईटी सेक्टर, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल, इनफैक्ट hyundai मारुति सब आजकल कार एक्सपोर्ट करते हैं। हम मानते हैं अमेरिका नहीं खरीदता है अपने से, अपन बेचते हैं ब्राजील को, बाकी देश में साउथ अफ्रीका में अपना दबदबा है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में जो अपना बाइक है बजाज या कौन है, 200 चाइनीज कंपनी भी लड़ नहीं पाई इंडियन कंपनी से, इतना सक्सेसफुल इंडिया के मॉडल्स साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में मैक्सिमम जो है रईस लोग इंडियंस ही है, उन्होंने हकाल दिया था इंडिया को। इनफैक्ट हमारा जो फैमिली का हिस्ट्री है वो भी कुछ कुछ, इफ यू गो बैक 50 इयर्स से 80 इयर्स वहां से आता है। हकाल दिया था सबको, उन्होंने हकाला तो साउथ अफ्रीका का इकोनॉमी डाउन हो गया, फिर उन्होंने वापस से अलाउड किया तो वापस आ गए मेन गुजरातीज। और जो अमेरिका में तुम्हारे जो गुजरातीज है पटेल, सब बोलते हैं इंडिया से जाते हैं, बट 1970 के दशक से मैं जब साउथ अफ्रीका से हकाला था, बहुत सारे लोग अमेरिका गए थे, कुछ लोग वापस इंडिया में आए थे। तो इसलिए जो पटेल बहुत सारे अमेरिका में है, वो उन सब का हिस्ट्री 1970 के आसपास के दशक में जब साउथ अफ्रीका में इंडिया को हकाल दिया था इंडियन लोगों को, तो वो लोग बहुत सारे अमेरिका गए थे, इसलिए आज अमेरिका में बहुत ज्यादा है। तो उसका हिस्ट्री साउथ अफ्रीका से काफी कनेक्टेड है। ईरान और साउथ अफ्रीका का बहुत सारा हिस्ट्री इंडिया का। सो 1990 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 17.5% था, जो आज 48.8% है, जो फॉरेन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन द जीएनपी 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 में फॉरेन का भी प्लस होता है, जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट माइनस होता है। वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ सेल्स, जैसे मैंने बताया अपना वर्ल्ड का जो व्यापार में जो हिस्सा था, इफ यू गो बैक अराउंड 30 इयर्स बैक 0.5% था। वर्ल्ड का जो व्यापार था उसमें इंडिया का शेयर 0.5% था, आज इंडिया का शेयर 1.5% है। मानते हैं चाइना को तो टक्कर दे नहीं सकते, चाइना बहुत ज्यादा आगे, लेकिन अपना क्वांटिटी भी बड़ा है और वैल्यू भी बड़ा है। और एक अच्छी खबर यह है कोविड के वजह से लगता है सब डाउन है, लेकिन अपने देश का एक्सपोर्ट काफी हुआ है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह पे पिछले साल से 80% जितना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, मानते इंपोर्ट भी हुआ है। और अभी तो चाइना में बारिश, फ्लडिंग, जर्मनी में फ्लडिंग हुआ है। जो 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 है ना, किसकी हालत खराब है, टर्की की हालत खराब है, जर्मनी की हालत खराब है, अमेरिका में आग लगी हुई है, आग, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। इसका फायदा इंडिया को होगा, इसका ये सब वैल्यू और बढ़ेगा अपना। और कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट जबरदस्त, अपन पहले ऑयल सीड, लेदर, फूड ग्रेन्स, कैश्यू नट्स, मिनरल प्रोडक्ट्स ये सब एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आजकल अपने रेडीमेड गारमेंट्स, इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, तुम इधर जाओगे ना थाईलैंड साइड में, जो जो लोग गए फैमिलीज वहां पे, कपड़े वो लोग वहां के नहीं खरीदते, सब देखा जाए तो इंडिया के ही है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया का रॉ मटेरियल लेते थे, ब्रिटिश में उसको बनाते थे शर्ट पैंट, और वापस इंडिया को महंगे दाम में बेचते थे।
मतलब इंडिया का रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करके इंडिया को ही महंगे दाम में बेच देते हैं। लेकिन अभी तुम देखोगे कि जो कपड़े हैं बाहर कंपेयर टू इंडिया, इंडिया के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। सो कंपोजिशन इंडिया का जेम्स और ज्वेलरीज, अब ज्वेलरी के बारे में क्या बोलूं, डायमंड्स वर्ल्ड का 85 to 90% जो डायमंड्स का कटिंग पॉलिशिंग कलर नहीं करोगे तुम, कटिंग डिजाइनिंग ये सब इंडिया में होता है। उसमें भी 90% जो भी, उसमें भी 80% सूरत में होता है। बाकी तुम्हारा मुंबई और राजस्थान ये मेन गढ़ है। अभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी तुम देखोगे ना, आईफोन इंडिया में बनना शुरू हो गया है, ठीक है, जो पहले नहीं बनता था। मुझे लगता है 11 और 12 भी इंडिया में शुरू कर रहे हैं। सैमसंग जो स्क्रीन का जो था सिर्फ चाइना में था, अभी इंडिया में शुरू कर दिया। कंप्यूटर हार्डवेयर उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता था, अभी कल परसों का ही न्यूज है, वो पूरा इंडिया खुद बनाएगा, ठीक है ना। जो कंटेनर आते हैं, जो तुमने देखे होंगे ना 20 फीट और 40 फीट के ट्रक में जो कंटेनर आते हैं, देखे हैं कभी बड़े बड़े कंटेनर देखे हैं? Yes, वो सब चाइना से आते थे, 2 लाख का छोटा, 3.5 लाख का बड़ा कंटेनर। अभी इंडिया खुद बना रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम में शॉर्टेज हो गया। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन कंटेनर ही नहीं इंडिया के पास, खुद बनाने की ताकत नहीं। अब जाकर इंडिया की आंख खुले और इंडिया बीएचईएल और कुछ 2-3 कंपनीज है जो बनाएंगे। सो बोलते ना, आत्मनिर्भर, किसी देश पर डिपेंड नहीं, ऐसा स्थिति इंडिया क्रिएट कर रहा है। बट अपना मैन्युफैक्चर जो है, गारमेंट्स, जेम्स ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये काफी, तुमको विश्वास नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च टीम अब तुम्हारा हैदराबाद में है। गूगल ये सब के बड़े बड़े रिसर्च इंडिया में होते हैं। अभी बैंगलोर, पूना ये सब गढ़ हो गया है, हैदराबाद ये सब आईटी सेक्टर का गढ़ है। नासिक में भी आईटी सेक्टर बहुत आगे है। कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स में भी काफी फर्क आया है। इंडिपेंडेंस के टाइम में मेडिसिन, कपड़े, कार्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, पेट्रोल तो आज भी है, लेकिन जो कैपिटल गुड्स है ये सब हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ तुम देखोगे मेडिसिन का सिर्फ अपने को कच्चा माल चाइना से लगता है। और जैसे अभी कोविड की दवाई है फाइजर, वो स्पुतनिक रशिया से, फाइजर अमेरिका से आ रहे हैं। तो ये सब अपने को करना पड़ रहा है मार्केट, लेकिन उसमें इंडिया काफी आगे आ चुका है। और कपड़े अपन खुद निर्भर हो गए हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे मैंने बताया, मैंने एक गीजर खरीदा था, और कौन सा था, पैनासोनिक का, पैनो एंकर का। मैंने बोला इंडिया का है तो अच्छा होगा। मुझे अ, जब ले लिया, जब घर पे आया तो उसमें लिखा था मेड इन पीआरसी। आजकल चाइना लिखते नहीं है, आजकल उन लोगों को पता है इंडिया वाले नाराज हो जाते हैं। और इंडिया वाले भी, देशभक्त जो है, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स भी चाइना नाम से दूरी भागते हैं। तो अब फिट हो गया, उसके बाद मैंने बॉक्स में देखा, अब वापस तो कर नहीं सकते थे। उसके बाद पैनासोनिक से फोन आया कि आपका गीजर कैसे काम कर रहा है। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला आप किसी को रेकमेंड करेंगे? मैंने बोला फुकट में दोगे तो भी नहीं रेकमेंड करूंगा। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि लेते समय मैंने मेड इन, मुझे लगा था इंडिया में बनता है, बट वो मेड इन पीआरसी है। मैंने बोला कि तुम देशद्रोही हो, और मेरे से भी देशद्रोह जैसा गलती से काम हो गया, क्योंकि मैं चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदता। और बिकॉज वो ले लिया तो फिर ले लिया, अभी उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दूसरे बाथरूम के लिए मैं भूलकर भी पैनासोनिक एंकर का लूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला रेट करो 1 to 10, मैंने बोला 0। मतलब काम नहीं कर रहा है, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन चाइना की कोई भी वस्तु इंडिया के हित में नहीं है। सो मैंने बोला कि एंकर जैसी कंपनी जो इंडिया की इतनी फेमस है, वो भी देशद्रोही है। एक गीजर जैसा प्रोडक्ट खुद बना नहीं सकते। मैंने फोन में उनको बोला शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, कि जो चाइना से मंगाते हो, 50-70 साल की आजादी हो गई, खुद का बनाने में क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? मैंने सीधा एंकर पैनासोनिक वालों को बोला कि शर्म आनी चाहिए तुम लोग को कि चाइना पर डिपेंड हो। तो वो क्या बोलेगा? उसने बोला ठीक है सर, मैं मैसेज देता हूँ। मैंने बोला एज ए यंगस्टर तू भी देश के हित में काम नहीं कर रहा है, जो बेच रहा है वो चाइना का प्रोडक्ट, तू फीडबैक देगा चाइना को। तो जो जॉब करते हैं वैसी कंपनीज में, वो भी देशद्रोही है मेरे हिसाब से। क्या करें? और चाइना वाले
अटैक करते रहते हैं। सो मेरा बोलना है कि हम गीजर जैसे चीज, और सेम लैपटॉप के साथ हुआ। लैपटॉप शायद मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन ताइवान या कुछ है। खास करके मैंने नोट करके लिया, मैंने बोला चाइना को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आजकल ये लोग क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, कहीं और से बेचते हैं। चाइना वाले बदमाश लोग हैं। सो कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स भी बदला है अपना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अभी भी लैपटॉप 85 to 90% इंपोर्ट ही होता है। इंडिया के पास वो ताकत नहीं है बनाने का। कंप्यूटर अभी मुश्किल से खुद बना रहा है। पता नहीं अभी लैपटॉप्स कितने साल लगेंगे इंडिया को खुद बनाने के। ये तुम्हारे सामने कंपोजिशन है। इंडिया का हमेशा पेट्रोल नंबर 1 पे था। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखो, लेकिन देखा जाए तो अपना पर्ल्स, प्रेशियस गुड्स या स्टोन, ये देखो नंबर दिया है। फूड ग्रेन्स, तुम बोल रहे होंगे फूड ग्रेन्स भी इंडिया इंपोर्ट करता है। इंडिया को दाल कम पड़ता है, इंडिया को दाल इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया का जो प्रोडक्शन है दाल का वो कम है। और उसका जो है, अपने को बाहर के देश से दाल मंगाना पड़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है, अपन चावल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक दुख की बात है, या इंडिया को शर्म आनी चाहिए अपने जैसे लोगों को, कि अपने चावल अमेरिका नहीं खरीदता। पूछा गया क्यों, वो लोग थाईलैंड के चावल खरीदते हैं। तो जो फीडबैक आया वो ऐसा आया कि अमेरिकी इंडियन लोग फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डालते हैं उपजाऊ, आर्टिफिशियल तरीके से उपजाऊ करने के लिए। तो चावल तो उगता है, लेकिन उसमें पौष्टिकता, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं रहता। थाईलैंड वाले ऐसे उल्टे काम नहीं करते, इसलिए थाईलैंड, अमेरिका थाईलैंड से चावल खरीदता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो गया थाईलैंड को कि वहां पे बारिश कम हुई, तो इंडिया का फिर सेल बढ़ा। लेकिन इंडिया का नाम बहुत खराब है फर्टिलाइजर्स में। हम जो यूरिया ये सब ऐड करते हैं आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए, इंडिया अभी भी उस लेवल पे नहीं आया है कि जापान की तरफ, कि प्योर फॉर्म में अच्छे तरीके से बिना फर्टिलाइजर या केमिकल के दिमाग लगाकर धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इंडिया का चावल अपन जो खाते हैं चावल वो क्या है। तुम, मेरा स्टूडेंट, घोटी घोटी मतलब क्या, पूरा चावल का ही गढ़ है। इगतपुरी के यहाँ पे जो घोटी आया, पूरा चावल वहां पे। नैसर्गिक चावल को ये लोग पॉलिश करते हैं चमक आने के लिए। और तुम एक सादा एप्पल लेने जाओ, बहुत चमक रहा होगा ना, उस पे हाथ फैलाना, तुमको वैक्स लगेगा। जो फ्रूट सेलर से मैं बार बार लेता हूँ, तो वो फ्रूट सेलर बोलता है साहब ये मत लेना, इसमें वैक्स लगा हुआ है। वो मुझे वो देता है एप्पल जो नैसर्गिक है। बहुत प्रॉब्लम होती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोग को पता नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। एप्पल, ये सब वैक्स पेट में जाने से। एक बनानास में अपन वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन उसमें भी कार्बाइड बहुत कम। जो कंपनीज है जो कार्बाइड, विदाउट कार्बाइड बेचते हैं। लेकिन एक अच्छा है, मेरे को सब ऑर्गेनिक पसंद है। एक तत्व जैसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज आजकल जो ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक मतलब जिसमें 3 साल तुमने अपने खेती में कोई केमिकल नहीं यूज किया, तब तुमको सर्टिफिकेट मिलता है कि विदाउट केमिकल वाला तुम्हारा नेचुरल है। तो ऑर्गेनिक जो है, 24 मंत्रा कंपनी है। तो मेरे को ज्यादातर ऑर्गेनिक ही वस्तु अच्छे लगते हैं। तो और इंडिया में 25-30 तक का ऑर्गेनिक का डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग को मालूम है केमिकल कर करके शरीर में, और आगे चलकर वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो तंबाकू जो है, तंबाकू से कैंसर इसकी वजह से होता है, जो उसमें जो केमिकल डाला जाता है ये सब से होता है। खैर ये तो बड़ा टॉपिक है। लेकिन फूड ग्रेन जैसी चीज अपन इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर अपन इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जोक की बात है, ऑस्ट्रेलिया में, जैसे तुमने कॉमेडी न्यूज, कॉमेडी दुख की भी बात है, बट वहां पे चूहों का अटैक हुआ। वहां पे करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों चूहे हो गए हैं, जो फसल को पूरा बर्बाद कर दिए हैं। तो उन्होंने अपने से दवाई लिया है, जो अमेरिका में बैंड है, वो अपन ने उनको एक्सपोर्ट किया है ताकि चूहे को मार सके। तो ये सब का नतीजा ये होगा कि ये सब मिक्स हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, इसमें, खेतों में। और जो खाना जो बनेगा उसमें भी जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनको क्रॉप्स में थोड़ा बहुत मिलेगा केमिकल्स। और अपना एक्सपोर्ट, एक्चुअली अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फर्स्ट है। इन लोगों ने ये सिर्फ सीरियल नंबर दिया है, लेकिन फर्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। रेडीमेड गारमेंट्स अपन काफी एक्सपोर्ट करते हैं। लेदर अपना अच्छा है।
इंजीनियर्ड गुड्स अच्छा है। सो जो फर्क आया है वो बोलते ना, जो एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी था एक्सपोर्ट का, देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर का इन लोगों ने नाम ही नहीं दिया है, अपना इतना ज्यादा एक्सपोर्ट है फिर भी, क्योंकि बाकी लोगों ने अपना जवाबदारी निभाया है एक्सपोर्ट का। सबको समझ में आया ये, यस और नो? सबको यस समझ में आया?